कसाब को मानने वाले मुसलमान जो भारत में हैं, उनकी हमको कोई आवश्यकता नहीं। एक आप बात बताइए, ये बटेंगे तो कटेंगे का क्या मतलब है? कौन नहीं, वो बटना तो नहीं अच्छी चाहिए? बात है ना। हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, हिंदू मुसलमान किसी को नहीं बटना चाहिए। तो कांग्रेस से शिफ्ट इसीलिए हुआ कि सपा से गठबंधन हो। जी, आप याद करिए समाजवादी पार्टी का दौर, और ये लोग केवल नेताओं से लेकर के अधिकारियों को बचाने का केवल काम करते थे। लेकिन आज ये जीत के लिए इतने लालायित हैं कि इन्होंने पीडीए जैसा फार्मूला लिया। सिपाहियों की भर्ती की जो सूची बनती थी वो सिपाल चाचा बनाते थे और उसके बाद में वो जारी की जाती थी। तैयार होगा, लेकिन क्रेडिट तो ये सपा लेती है कि उन्होंने चालू किया था। अच्छा ठीक है, उनके समय में उन्होंने क्या किया, बनना कब शुरू हुआ? कि जो हमें वोट देगा हम उसी का काम करेंगे। कौन विधायक, कौन जिला अध्यक्ष, कौन क्या करता है, क्या भाषण दे देता है, तो उसके हम लोग जिम्मेदार हैं। क्या कारण है कि रिजेंसी जैसा हॉस्पिटल जिसको कानपुर बड़ा विश्वास की दृष्टि से देखता है, अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आज कानपुर में आपकी छवि एक सेवक के रूप में क्यों नहीं है? एक बात बताइए, अगर यही नारा जो है यादव दलित तो मुस्लिम होता तो एकदम से दंगा टाइप की स्थिति ना बन जाती। कहाँ पर? लेकिन सर आप एक बात बताइए कि क्या भगवान के लिए भी कोई विशेष हो सकता है? देखिए आप, ये तो वही बात है कि चांद में आप दाल फोड़ रहे हैं। लेकिन उस हिसाब से फिर 54,000 करोड़ का जीएसटी आना चाहिए था, लेकिन फरवरी का जो आंकड़ा आया उसे 9,000 करोड़ का, तो पैसा तो मतलब सरकार को मिला नहीं। देखिए अभी तो मार्च से भी बाकी है। बताएं आज अखिलेश यादव कि उन्होंने अपने सरकार में कितने लोगों को रोजगार दिए। आज हम कह रहे हैं अखिलेश यादव सीएम नहीं बन पाएंगे, तो ये हम कह सकते हैं, लेकिन निर्णय जनता को करना है ना। विपक्ष का सबसे जो है एक अच्छा नेता आप किसको मानते हैं? आज कहीं ना कहीं भारत को अच्छे मित्रों की आवश्यकता है, और अमेरिका, रशिया, ये सब जो बड़ी ताकतें हैं हमारे मित्र के रूप में काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं माननीय वर्तमान विधायक बिठूर जो है या कॉन्स्टिट्यूएंसी से अभिजीत सिंह सांगा। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा चलिए, धन्यवाद। सर से डिस्कस करेंगे उनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में, कैसे पॉलिटिक्स में क्या क्या चीजें चलती रहती हैं। तो एक तरह से पॉलिटिकल पॉडकास्ट है। सर सबसे पहला सवाल यही है कि कौन है अभिजीत सांगा, कैसे डिफाइन करेंगे खुद को, और क्या आइडियोलॉजी है आपकी? देखिए, जहां तक खुद को डिफाइन करने का विषय, जी आपको डिफाइन समाज करता है। जी खुद को आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते, आपको डिफाइन समाज करता है। मेरा अभी तक का जीवन एक खुली किताब है, बहुत उतार चढ़ाव है, जिसको कम से कम मेरा कानपुर और बिठूर क्षेत्र अच्छे से जानता है। और निश्चित रूप से समय समय पर, क्योंकि कई राजनीति से जुड़ा हूँ, और राजनीति में चुनाव एक सच्चाई है जी। चुनाव में आम जनता के माध्यम से जो समर्थन और सहयोग मिलता है, मुझे लगता है कि सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए जनता का समर्थन है मुझे मिलता रहता है। आइडियोलॉजी क्या है आपकी? देखिए आइडियोलॉजी तो मेरी ये है, इंसानियत। कहीं ना कहीं हर समाज, हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर दल, हर संगठन में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन गलत को गलत कहने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अतः ईश्वर ने आपको वो ताकत दी है, तो आप गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। आपका नाम जो है अभिजीत सिंह सांगा, एक अलग ही पावरफुल जो है लगता है, मतलब एक अलग ही ऑरा मेंटेन होता है। क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए, मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ जी। ये तो मेरा सौभाग्य है, और इस समय तो एक ऐसा प्रकरण चल रहा है राणा सांगा का, हाँ, तो थोड़ा और कि मुझे, जब मैं उन मुद्दों को सुन रहा हूँ, जिन विषयों को मैं नहीं भी जानता था, उन विषयों को जब मैं जान पा रहा हूँ, तो मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि उस दौर में मेरी दादी ने किस दूरदर्शिता के साथ में मेरे नाम में सांगा जोड़ा, मेरा नाम सांगा रखा। आज मैं खुद उनकी दूरदर्शिता को नमन करता हूं जो उन्होंने मेरा नाम सांगा रखा, और मैं एक ऐसे महापुरुष से जोड़ा जा रहा हूं, मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, या उनको कहीं ना कहीं अपने प्रेरणा का स्रोत में मान रहा हूं। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। पॉलिटिक्स में कैसे आए और क्यों आए? देखिए, पॉलिटिक्स में राजनीतिक परिवार रहा, मेरे चाचा राजनीति करते रहे, मेरी माता जी सन 2000 से बिठूर की आज भी चेयरमैन है। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी
मुझे राजनीति में आना पड़ा और छात्र राजनीति में भी रहा। फिर पंचायत पॉलिटिक्स में आया, जिला पंचायत सदस्य सन 2005 में बना। 2012 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी से बिठूर विधानसभा में लड़ा, कुछ मतों से चुनाव हारा, कांग्रेस में जिलाध्यक्ष भी रहा और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझे टिकट देकर के चुनाव भी लड़ाया और आज मैं 2022 का भी चुनाव जीत के 2 बार से इस क्षेत्र का विधायक। तो राजनीति में क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ ब्लड में है कि समाज की सेवा करनी है। बिठूर में लगातार मेरा परिवार समाज की सेवा करते हुए वहां पर राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय पूर्व के समय से रहा है और उसी दिशा में हम उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कर। तो मतलब बचपन से ही क्लियर था बिल्कुल कि कुछ और नहीं, सपना बचपन था? से क्लियर नहीं था। अच्छा। क्लियर तो वही मैंने अभी आपसे कहा परिस्थितियां हैं। 2005 में मैं एलिजिबल हुआ और उसी समय पंचायत चुनाव आ गए। अच्छा, मतलब जस्ट 21 आते? हाँ, और मैं एलिजिबल हुआ, पंचायत चुनाव आ गए, मुझे मौका मिला। जनता ने मुझे, मेरे साथ खेलने कूदने पढ़ने लिखने वाले नौजवानों ने मुझे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जिता दिया। अच्छा जी, पहला ही चुनाव पहला चुनाव जीता, सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा वोटों से उस दौर में चुनाव जिताने का काम जनमानस ने किया, नौजवानों ने किया। और वो, मैं तो यही कहूंगा, ईश्वर की कृपा है। मेरे साथ जो लोग 2005 में थे वो आज 2025 में भी वो लोग मेरे साथ में हैं। तो मतलब ऐसा कुछ उसके बाद सारे जितने चुनाव हुए सब सारे जीतते गए? नहीं, 2012 का चुनाव हम कांग्रेस पार्टी से लड़े। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका था, आज भी खत्म है। और लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस दौर में 2012 में मुझे मौका दिया, मैं चुनाव लड़ा। 2012 से पहले बिठूर विधानसभा क्षेत्र में जो अन्य विधानसभा थी, क्योंकि परिसीमन नहीं हुआ था, वहां कभी 2000-2500 से ज्यादा कांग्रेस को वोट नहीं मिलता था। लेकिन उस दौर में मुझे लगभग 52,000 मत मिले, जिससे एक पहचान मेरी क्षेत्र में बनी। लोगों के बीच में आना जाना, लोगों के बीच में संबंधों का निर्धारण हुआ, जो संबंध निरंतर चलते रहे। बहुत आंदोलन किए, बहुत कार्यक्रम किए, बहुत लोगों के सुख दुख में खड़े होकर के अपने विश्वास को जागृत करने का काम किया। 2017 आते आते सपा का कांग्रेस का गठबंधन हो गया। जिस समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में रहते हुए आंदोलन के माध्यम से, अनेकों अभियानों के माध्यम से हम विरोध करने का काम करते थे, उसी सपा से कांग्रेस ने गठबंधन करने का काम कर लिया। हमारी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में दे दी गई। उस दौर में अमित शाह जी ने, उस समय वो प्रभारी होते थे, उन्होंने हमको मौका देने का काम किया। बिठूर से भारतीय जनता पार्टी का टिकट हमको देने का काम किया और रिकॉर्ड मार्जिन से वो सीट हमने जीतने का काम किया। तो कांग्रेस से शिफ्ट इसीलिए हुआ कि सपा से गठबंधन हो? जी, देखिए, क्योंकि कांग्रेस उस समय, आपको शायद याद ना हो, उस समय अनेकों आंदोलन करती थी। 27 साल यूपी बेहाल, हाँ, ये सब चलते थे। खाट सभा, एक प्रशांत किशोर जैसे एक मैनेजर मैं कह सकता हूँ, जो लगे हुए थे कि किसी तरह कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सरवाइव कराएंगे। वो सब मिल करके उन्होंने सपा और कांग्रेस का गठबंधन करा दिया। तो जो जनता के बीच में समाजवादी पार्टी को बेनकाब करने का काम कांग्रेस कर रही थी, वो जब एक ही खाट में दोनों बैठ गए, अखिलेश और और राहुल गांधी, तब हमारी मजबूरी हो गई। क्योंकि यहाँ चौराहे पर, यहाँ अधिकारियों के बीच में, प्रशासन के बीच में सपा के खिलाफ हम आंदोलन करते थे और भारतीय जनता पार्टी ने उस दौर में ऐसे अच्छे कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी में शामिल करके मौका देने का काम किया। आज मैं विधायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ताकत के रूप में विधानसभा में उपस्थित है। प्रशांत किशोर पर क्या राय है आपकी? लोग कहते हैं कि वो जिस मतलब पार्टी से जुड़ जाते हैं उसको जिता देते हैं। देखिए, हर चीज का एक समय होता है। इसमें मेरा ये मानना है, आपका ये मानना है जिस पार्टी से वो जुड़ जाते हैं वो पार्टी को जिता देते हैं। मेरा ये मानना है जो पार्टी जीतने वाली होती है वो उस नाव में बैठ जाते हैं। अच्छा, तो ये इस तरह से है। एक विधायक के रूप में आपने ऐसा क्या देखा जो स्कूल या किताबों में नहीं सिखाया जा सकता लेकिन हर नेता को जानना चाहिए? देखिए, लिटरेचर अलग विषय है और प्रैक्टिकल अलग विषय है। थ्योरी अलग विषय है, प्रैक्टिकल अलग विषय है। आप प्रैक्टिकल, जब आप जमीन पे घूमेंगे, पसीना बहाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके सामने क्या संकट है, कैसे जा रहे हैं। किसी
रोड के बनने से कितने हजार पब्लिक का लाभ होने जा रहा है। किसान को कब खाद की जरूरत है, किसान को कब बीज की जरूरत है, किसान को कब सिंचाई की जरूरत है, किसान को कब बिजली की जरूरत है। ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये कहीं किताबों में नहीं लिखी हुई है। तो मतलब इसके लिए ऑन ग्राउंड आना ही पड़ेगा। आप ग्राउंड देखिए, राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट से आप क्षणिक सफलता पा सकते हैं। जब तक आप मेहनत, देखिए मेहनत का, परिश्रम का, तपस्या का, नियत का कोई विकल्प नहीं है। अब आप अच्छी नियत के साथ परिश्रम करेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा एक मूल मंत्र है, मैं ये मानता हूं। पिठूर के आम आदमी की जिंदगी में आप ऐसा क्या बदलाव लाना चाहते हैं कि रोज उन्हें सुबह उठने के लिए एक्साइटेड करे? देखिए निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, वो सब अपनी प्रायोरिटी में स्वास्थ्य को रखना चाहिए। हम लोग फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटल अपने आप मेंटली फिट हो जाएंगे, और जब मेंटली फिट रहेंगे तो घर में शांति रहेगी, आप सार्थक काम कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगे, धैर्य होगा आपके अंदर, परिश्रम कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले अगर कोई काम करें, घर, मकान, दुकान, व्यापार, सब बाद में करें, सबसे पहले शारीरिक रूप से खुद को स्वस्थ रखें। तो आपने बनवाए बिठूर में ऐसे पार्क या ओपन जिम? बिल्कुल, ओपन जिम भी है, हमारा बिठूर ग्रामीण क्षेत्र भी है, हमारे यहाँ नाना राव पार्क भी है। लोग देखिए, जिसको फिट रहने के लिए, जिसके अंदर इच्छा शक्ति है, उसको उसको कोई आवश्यकता नहीं। आप बताइए, बहुत से लोग हैं घर में ट्रेडमिल ला के रख लिए। ट्रेडमिल को रखने से आप स्वस्थ हो जाएंगे क्या? साइकिल को रखने से आप स्वस्थ हो जाएंगे? जब तक आप ट्रेडमिल पे वॉक करेंगे, जब आप साइकिल को चलाएंगे, तब स्वस्थ होंगे ना। तो ये इच्छा शक्ति का कोई विकल्प नहीं। विधायक बनने के बाद बचपन के दोस्त अभी भी कांटेक्ट में रहे? बिल्कुल, सब है। या फिर सिर्फ पार्टी इंटरेस्ट? नहीं, सब है, मेरे मित्र हैं सब। अच्छा। जहां जहां वो जॉब कर रहे हैं बराबर कांटेक्ट में है, और उनके अंदर भी मैं बहुत अच्छी बात देखता हूँ, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। उनकी भी इच्छा रहती है सोशल सर्विस करने की, वो भी कहते हैं कि नहीं, हमको क्या करना है आप बताइए। तो हम लोग अभी प्रयास भी कर रहे हैं। हमारा एक पुराना जो स्कूल ग्रुप है, हम लोग को एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहते हैं कि हम लोग सब लोग महीने में एक कंट्रीब्यूशन करें, और उस कंट्रीब्यूशन के माध्यम से गरीबों की सेवा कर पाए। बिठूर में आपने क्या क्या काम किए? बहुत काम है, कुछ ऐसे जिसपे देखिए, प्राउड हो? बहुत। मैं आपको बताऊं, मैं जब ये बिठूर विधानसभा मिली थी, तब यहाँ पे मार्ग टूटे हुए थे। आपको बता दूं, बिठूर विधानसभा 110 किलोमीटर की लंबी विधानसभा है। ये कोई साधारण विधानसभा नहीं है। कानपुर की ये विधानसभा है, और कानपुर नगर ये लोकसभा, हमारी विधानसभा में 2 समा जाएंगी, और पूरी विधानसभाएं समा जाएंगी। इतना बड़ा क्षेत्रफल है। यहाँ आप गंगा जी के तट से और जमुना जी के किनारे तक ये बिठूर विधानसभा है। उन्नाव बॉर्डर से लेकर के फतेहपुर जिले तक ये बिठूर विधानसभा। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी सड़कें होंगी, कितनी सड़कें टूटी मिली होंगी, एक भी सही सड़क नहीं थी। 200 ऐसे गांव थे जहां बिजली नहीं थी, अनेक नहीं थी 2017 तक। जब मैं एमएलए बना 2019 आते आते माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सौभाग्य योजना थी, जिसमें उसमें उन 200 गांव तक हमने बिजली पहुंचाई। जो लोग आज जात का रिनोरा पीटते हैं, जो लोग आज पीडीए की बात करते हैं, जो लोग समाजवादी पार्टी का अपने आप वोट बैंक मानते हैं, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उन गांव में भी बिजली हमने पहुंचाई है। वैसे मतलब कोई पक्षपात नहीं? कोई पक्षपात नहीं। तो जैसे आपकी पार्टी के कुछ नेता के बयान बीच में वायरल हुए थे कि जो हमें वोट देगा हम उसी का काम करेंगे, क्या ओपिनियन? किसी का व्यक्तिगत क्या बयान है हम नहीं जानते। हमारे पार्टी का क्या बयान? मोदी जी हैं, वो सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ काम करते हैं। हमारे नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो सबका साथ सबके विकास के आधार पर हर योजना और नीति को लागू करने का काम करते हैं। अब कौन विधायक, कौन जिला अध्यक्ष, कौन क्या करता है, क्या भाषण दे देता है, तो उसके हम लोग जिम्मेदार नहीं। वो बहुत छोटे विषय होते हैं, उसका कोई हम लोग उसको संज्ञान नहीं लेते। लोकसभा में आपकी पार्टी का जो है परसेंटेज क्यों कम हो गया, वोटिंग परसेंट क्यों कम हो गया? देखिए, एक भ्रम फैलाया गया, खास तौर पे हमारे दलित भाइयों के बीच में,
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो संविधान में संशोधन हो जाएगा, आपके अधिकारों पर की कटौती कर ली जाएगी, अनेकों तरह के भ्रम। लेकिन ऐसा कहीं संभव नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है, जब इसको मौका मिला तो इसने रामनाथ कोविंद जैसे एक दलित परिवार के बालक को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। एक एसटी वर्ग से आज मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। अब्दुल कलाम जी को, एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी, ये तो इनके सामने इतने अनेकों प्रश्न हैं कि अगर हम लोग पूछेंगे तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। लेटेस्ट में आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, रिजेंसी हॉस्पिटल वाला कुछ केस हुआ था, क्या स्टोरी है पूरी? देखिए, रिजेंसी हॉस्पिटल स्टोरी तो ये है कि हमारे क्षेत्र का एक नौजवान लड़का था, एक्सीडेंट के बाद उसकी मृत्यु हुई, उसमें लापरवाही बरती गई। उसमें दुर्भाग्य है कि जो शिकायत करता थे वादी, 15 दिन बाद वो भी हार्ट अटैक से उनकी भी डेथ हो गई। अच्छा। उनके बयान नहीं हो पाए। तो विषय ये है, एक वो विषय नहीं है, अनेकों ऐसे विषय हैं। क्या कारण है कि रिजेंसी जैसा हॉस्पिटल, जिसको कानपुर बड़ा विश्वास की दृष्टि से देखता है, काफी बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, अनेकों दावे करता है, अनेकों वादे करता है, लेकिन क्या कारण है कि हम लोगों को अनेकों शिकायतें वहां से मिलती है। मैंने कहीं ना कहीं जब भी मेरे संज्ञान में मामला विषय आया, मैंने कहा उनको समीक्षा करनी चाहिए, उसके मैनेजमेंट को समीक्षा करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम 25 सालों से इस रिजेंसी हॉस्पिटल के माध्यम से कानपुर की सेवा कर रहे हैं। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आज कानपुर में आपकी छवि एक सेवक के रूप में क्यों नहीं है? आज आम जनमानस का विश्वास एजेंसी के प्रति क्यों अच्छा नहीं है? और मैं केवल एजेंसी की बात नहीं करता, कई सारे ये जितने भी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दावा कानपुर में कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप किसी के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। किस तरीके से आदमी अपने जमीन बेच, जायदाद बेच करके, जेवर बेच करके अपने मरीज का इलाज कराने आपके बीच में आता है, आपके पास आता है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, किसी भी ऐसे निजी हॉस्पिटल की, सरकारी हॉस्पिटल की, किसी भी संस्था की अगर इस तरह की शिकायत आएगी तो मैं जनप्रतिनिधि हूं, मुझे उठानी पड़ेगी। और जो लोग गरीब हैं, जैसे वो फंस जाते हैं, मतलब ये लोग जबरदस्ती, अगर मान लीजिए नॉर्मल भी फीवर भी है तो भी जबरदस्ती जो है एडमिट कर लेंगे, देखिए, एक एक महीने तक इलाज करेंगे। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तत्काल तो कोई निर्णय नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब जब मैं विषय उठाऊंगा, और जब मेरे विषय उठाने से इतना मैं जरूर कहूंगा कि सुधार आएगा। तो अगर कानपुर में, मतलब आगे किसी भी हॉस्पिटल में कुछ भी ऐसा किसी पेशेंट या किसी फैमिली को लगता है, तो मतलब आप तक बिल्कुल मुझे बताए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जांच के उपरांत भी कार्रवाई होती है। हाँ, मतलब बहुत जगह एक संकट ये भी आता है कि तीमारदार कभी शिकायत करता है और बाद में पीछे हट जाता है। मैं देखिए, ये लोग जो बड़े प्रतिष्ठान हैं, इनके मैनेजमेंट के लोग भी होते हैं। हाँ, मुझे आपके बीच में कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन सरकार और प्रशासन तभी कार्रवाई कर पाता है जब शिकायतकर्ता अडिग रहे। लेकिन हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, ये जहां जहां गलती करेंगे, जब जब गलती करेंगे, हम इनको सुधारने का काम करेंगे। इनकी देखिए, ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ हमेशा इनको ये पता होना चाहिए कि अगर हम गलती करेंगे तो हमारी शिकायत होगी। मेरा मकसद ये नहीं है कि कोई इस तरह के प्रतिष्ठान बंद हो जाएं। मेरा मकसद इतना है, चले, लेकिन जो केंद्र सरकार के कायदे कानून है, प्रदेश सरकार के कायदे कानून है, स्वास्थ्य मंत्रालय के कायदे कानून है, उन कानूनों को पालन करते हुए जनता की सेवा करें। लेकिन सर, ये जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अक्सर ये देखा गया है कि चलिए ठीक है, वहां पे फीस कम रहती है, लेकिन वहां दवाई नहीं देते हैं वो लोग, वो बाहर से लिख देते हैं। देखिए, पहले से और अब बहुत बड़ा अंतर आया। मैं आपकी बात को मानता हूँ, हो सकता है गलतियां होंगी, कमियां होंगी, लेकिन मैंने वो दौर भी देखा जब हैलेट में और उर्सला में कोई सुनने वाला नहीं होता था। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं प्रतिदिन हैलेट में 10-20 मरीजों का इलाज खुद करवाता हूं।
मैं बात करता हूँ, अच्छे डॉक्टरों से उनका इलाज होता है, उनको इमरजेंसी केस में तुरंत सुविधा मिलती है। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उनको हम लोग मिलकर दूर करते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कानपुर के सबसे अच्छे डॉक्टर कहीं हैं तो हमारे मेडिकल कॉलेज। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि सभी अपने कानपुर के ऐसे जनमानस से कहूंगा कि आप लोगों को जब भी कोई समस्या हो, आप लोग सबसे पहले हेल्थ के अपने मेडिकल कॉलेज के प्रतिष्ठित जो डॉक्टर है उनको दिखाने का काम। प्राइवेट से मतलब बेटर है कि गवर्नमेंट? हाँ, दिखाएं, उनको पहले दिखाने की कोशिश करें। कोई दिक्कत आए, हम बैठे, हमें बताएं। कानपुर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक की, और ये सालों से नहीं सुधर पा रही है। कभी कुछ होगा इस पे? बिल्कुल होगा। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आज हमारे कानपुर में आउटर रिंग रोड बन रहा है। हम्म, जो आउटर रिंग रोड 70% मेरी विधानसभा क्षेत्र से निकल रहा है, क्योंकि हमारी बिठू विधानसभा कानपुर नगर की सीमांत क्षेत्र है। हम्म, तो जब आउटर रिंग रोड बनेगा तो आप ये मान लीजिए कानपुर का जो बड़ा ट्रैफिक है उससे निकला करेगा, तो कानपुर में ट्रैफिक का लोड कम हो जाएगा। दूसरी चीज देखिए, मेट्रो आपको, आप खुद अनुभव करिए, जितनी तेजी में हमारे कानपुर में मेट्रो परियोजना को जमीन पे उतारा गया है, उतनी तेजी में कहीं काम आपने देखा नहीं होगा। आज आप नवस्ता तक चले जाइए, विनगवा तक चले जाइए, आप देखिए पूरी मेट्रो आज बिल्कुल बन करके खड़ी हो चुकी है, तैयार हो चुकी मेट्रो का है। लेकिन क्रेडिट तो ये सपा लेती है कि उन्होंने चालू किया था। अच्छा देखिए, उनके समय में उन्होंने क्या किया, बनना कब शुरू हुआ, किसके समय में बनना शुरू हुआ? आप लोग हमारे समय में शुरू हुआ। आज बनते हुए आप कल्पना करिए, 2017 से 2018 से लगभग शुरू हुआ था शायद काम, और आज 2025 आते आते आप ये देखिए, नहीं 2000 शायद 20 से काम शुरू हुआ था मेट्रो का, 19-20 से, मुझे थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है, सॉरी। लेकिन 2025 आते आते आप कानपुर को मेट्रो के पूरे परिवहन से आप जोड़ने जा रहे हैं। फायदा क्या होगा इससे? बिल्कुल फायदा होगा। जैसे जैसे ये योजनाएं जो बनती हैं, ये योजना आज के लिए नहीं बन रही है, ये 20 साल बाद तक के लिए बन रही है। लेकिन कानपुर में इंडस्ट्री का तो कोई ग्रोथ हुआ नहीं। क्यों नहीं हो रहा? जैसे कानपुर सबसे जीवंत क्षेत्र है इंडस्ट्री के मामले में। अभी कई सारी इंडस्ट्री बंद कर दी। मैं बता रहा हूँ, कोई इंडस्ट्री बंद नहीं की है। आपकी जो पुरानी इंडस्ट्री बंद है वो अभी चालू नहीं हो पाई है। ये कहिए आप, जो जिनको लाल इमली कहते हैं, या जो और जो लेतरा वगैरह। हाँ, आप मेरे क्षेत्र में एक साण क्षेत्र पड़ता है, वहां जाकर के देखिए, अडानी ने डिफेंस कॉरिडोर में कितना बड़ा संयंत्र लगा दिया, कितना बड़ा उद्यम लगा दिया है, और भी एक नोड के लिए जगह एक्वायर की जा रही है। इसके अलावा रमईपुर क्षेत्र में लेदर क्लस्टर के लिए जो भी दुविधाएं थी उनको दूर करने का काम सरकार कर रही है। जो लेदर इंडस्ट्री है उसको हम लोग वहां शिफ्ट करने का काम करने जा रहे हैं। आज दादा नगर से लेकर के पनकी तक, और पनकी से लेकर भौती तक कम से कम 10 से 15 हजार उपक्रम हमारे क्षेत्र में संचालित हो रहा है। आज 24 घंटे बिजली सरकार इन उपक्रमों को दे रही है। आज एक ऐसा वातावरण सरकार ने उद्योगियों को लिए दिया है कि आज ना कहीं उगाही हो रही है, ना कोई भय का वातावरण है, ना कहीं गुंडा राज है। ये वातावरण है उद्यमियों के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था? मैं क्या ही बोलूं, लेकिन आज भी सर आरोप तो लगते ही हैं। नहीं, क्या आरोप लगते? आरोप कई सारे जो है, जैसे अभी लेटेस्ट में एक आदर्श उपाध्याय जो है कस्टोडियल डेथ हो गई, पुलिस एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही देखिए, है। आप ये देखिए, मैं नहीं कहता अपराध पूरी तरह से समाप्त हो गया, लेकिन यही उदाहरण योगी जी ने स्थापित किया है कि आईपीएस भी जेल गए हैं, आईपीएस की भी कुर्की हुई है, आईएएस भी सस्पेंड हुए हैं। आप याद करिए समाजवादी पार्टी का दौर, कितनी कितनी घटनाएं हुई हैं, और ये लोग केवल नेताओं से लेकर के अधिकारियों को बचाने का केवल काम करते थे। अभी आपने देखा होगा अभिषेक प्रकाश के ऊपर कितना बड़ा कार्य सस्पेंड हुए लखनऊ में, सर ये जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक और आईएएस के ऊपर वो लगा था, वो थोड़े दिन में वो लोग ट्रांसफर करके फाइनल नहीं सस्पेंड। देखिए, बात समझ सकते हैं आप, आईएएस को सस्पेंड करना, आईपीएस को सस्पेंड करना, कितना बड़ा मैसेज। लेकिन 700 बीघा उसने खरीदी हुई है जमीन, जो उस पे ईडी की जांच शुरू हो गई। अच्छा, ईडी की जांच होगा 100% होगा। अनेकों, देखिए आईएएस आईपीएस आज जेल में भी हैं। ये आज केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की उपलब्धि भी है। एक आम धारणा है कि जो पाटीदार एक आईपीएस होते थे बुंदेलखंड में, आज कहाँ है?
जेल में है। अभी लेकिन झारखंड की एक वो जो थी जिनके ऊपर मनरेगा वगैरह का काफी जो है आरोप था, और झारखंड जो में किसकी सरकार है? भी बात, लेकिन एक आम धारणा है ये कि आईएएस और आईबीएस ये लोग अपने जो जब तक ही रहते हैं तो इतना पैसा कमा बात लेते हैं। बात बिल्कुल सही है। हाँ। ब्यूरोक्रेट्स में एक ये एसोसिएशन और एक इन लोगों का एक है तरह का। लगाम क्यों नहीं लगाते हैं आप? बिल्कुल लग रही है। देखिए, मोदी जी और योगी जी के आने के बाद बिल्कुल लगाम लगाई जा रही। बहुत अच्छे अच्छे आईएएस आईपीएस हैं जो देश की सेवा करना चाह रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हर वर्ग में अच्छे बुरे लोग होते हैं, कोई एक वर्ग बुरा नहीं होता। हमारे पॉलिटिकल लोगों में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ प्रश्न चिन्ह है, लेकिन वैसे आईएएस आईपीएस है उनको चिन्हित किया जा रहा है। जो अच्छे हैं उनको मौके दिए जा रहे हैं, वो कोई काम कर रहे हैं। सर ये आप लोग ये नहीं कोई मैकेनिज्म बना सकते हैं कि जैसे ये जो आपका देखिए कानपुर में बहुत भ्रष्टाचार है, आप केडीए में जाओ, नगर निगम में जाओ, कहीं भी जाओ, बिना पैसे के कोई काम नहीं करता है। क्या जनता के लिए कुछ ऐसा नहीं कि आप लोगों से डायरेक्ट वो लोग कांटेक्ट करके बता सकेंगे भाई यहाँ पे ये पैसे मांग रहा है? मैं तो सुबह 10 बजे अपने जनता के बीच में बैठता हूँ। हाँ। मेरे पास प्रतिदिन अपने मुंह से नहीं कहना है, लेकिन जो भी पीड़ित लोग होते हैं, चाहे वो पुलिस से पीड़ित हो, चाहे तहसील से पीड़ित हो, चाहे केडीए नगर निगम कहीं के भी लोग हों, वो मेरे पास आते हैं। और जो मेरे पास आता है मैं उसकी बात करता हूँ, उसके काम कराने का प्रयास करता हूँ। एक बात मैं जरूर आपके माध्यम से कहूंगा, हम जनप्रतिनिधि हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है इस व्यवस्था को ठीक रखने की। इसके लिए हर जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में बैठना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए और इन अधिकारियों से काम लेना चाहिए। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, जैसे केडीए में आप जाओ तो नहीं, वो लोग मतलब मैं आपको बता रहा हूँ वहां का मेरे साथ जो चीजें हुई हैं, मैं बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन वो सीधे सीधे वो लोग बोलते हैं कि भाई केडीए का मतलब है कल दोबारा आना। हाँ, आप जो है अगर पैसे नहीं दोगे तो वो फिर कहेंगे कि भाई कल आना कल आना कल आना। ये कब तक चलता रहेगा? देखिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें, वही बात है कि ये लोकतंत्र है, चीजें स्लो स्लो होती हैं, एकदम से कोई चीज नहीं ठीक होती है। धीमे धीमे सुधार आ रहा है। आज से 10 साल पहले जो था वो आज नहीं है। यही केडीए आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जहां मन होता था वहां प्लॉट अलॉट कर देता था, जहां मन होता था वहां एक्वायर कर लेता था, कोई जवाबदेही नहीं थी, अनेकों समस्या थी। आज की तारीख में समस्या ये आ रही है कि जो पूर्व की सरकारों में यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, उसको ये जो नए लोग आ रहे हैं वीसी के रूप में, सरकार के और प्रमुख सचिव या अन्य अधिकारियों के रूप में, उनको ठीक करने में अनेकों दिक्कतें आ रही हैं और ठीक धीमे धीमे किया जा रहा है। लेकिन अगर एक दिन में हम लोग चाहेंगे कि केडीए जैसा या नगर निगम जैसी संस्थाओं को ठीक कर लें, तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार कुछ अधिकारियों के रक्त में प्रवाहित हो रहा है। वो बीमारी को ठीक करना है, उसके लिए आम जनमानस को भी जागरूक होना पड़ेगा। समस्या वहां आती है जहां लेने वाला और देने वाला दोनों राजी होते हैं। हर आदमी शिकायत नहीं करना चाहता, मैं इसको फेस करता हूं। मैं अधिकारियों से लड़ता हूं, और जब लड़ता हूं, लड़ने के बाद पीछे देखता हूं तो पता चलता है शिकायत करता ही नहीं है। वो लोग उनको डरा धमका। नहीं, तो ये हम लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। अगर इस व्यवस्था को ठीक करना है तो अगर 90% दोषी सरकार है, राजनीतिक लोग हैं, तो 10% दोषी जनता भी है। लेकिन अगर कुछ वैसा एक्शन, मतलब जैसे अब इतना बड़ा आरोप लगा अभिषेक प्रकाश के ऊपर, उनको डिसमिस क्यों नहीं किया गया? हो रहा है ना। देखिए, अभी लोकतंत्र अभी डिसमिस करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, कोर्ट उनको स्टे दे देगी। इतनी जो है आय से अधिक संपत्ति अभी आए, अब उसकी जांच की प्रक्रिया होती है। 10-5 दिन उनसे पेपर मांगे जाएंगे, उनका पेरेंटल क्या उनके पास था कि नहीं था वो बताएंगे। उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट जाएगी, फाइनल रिपोर्ट के बाद अनेकों ऐसे अधिकारी जो डिसमिस किए गए हैं। कई, लेकिन लोग ये भी समझते हैं कि इतना पैसा होता है कि वो मैनेज हो जाता है। देखिए, मैं एक बात आज बता दूं आपको, मानता हूं पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। अच्छा। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता, इतना मैं आपके दावे के साथ आपके बीच में कह सकता हूं। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चुनाव कैसे जीता जाता है? अब नहीं, क्योंकि अब 2 बार जीते और बहुत लंबे समय। चुनाव जनता जिताती है। फिर भी क्या करते हो ऐसा खास? चुनाव में मेरा तो ये मानना है
जो 5 साल चुनाव लड़ता है वो जीतता है। अच्छा। जो आखिरी के 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने चुनाव लड़ता है भाग्य से जीत सकता है, लेकिन 5 साल जो चुनाव लड़ता है, ईश्वर कृपा करता है तो वो चुनाव जीतता है। एक विधायक होना, मतलब देखिए आप अच्छी खासी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो क्या मतलब दिन का शेड्यूल रहता है, रात में, दिन में, कभी भी कॉल आते जा जाती है? हाँ, कॉल का तो देखिए मोबाइल है। अब संडे वगैरह कोई प्रतिस्पर्धा है। नहीं? अब प्रतिस्पर्धा है। हाँ। संडे सबसे बड़ा वर्किंग डे है हमारा। अच्छा। संडे को दूर दराज से लोग हमारे पास आते हैं, 1000-2000 लोग आते हैं। अच्छा, मतलब कुछ ना आपको कुछ अभी कभी activity बुलाएंगे आती अपने यहाँ ऑफिस में, आप है। जी। इसको अनुभव करिएगा। और हर तरह के लोग आते हैं। देखिए, ये विश्वास की बात होती है। लोग बीमार हैं, उनको किस डॉक्टर को दिखाना है वो हमसे पूछेंगे। अरे, देखिए, उनका ये विश्वास, ये हम भी जान रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। आप भी तो बीमार होते हो, हाँ, फिर कैसे मैनेज होता है? होता है। जो डॉक्टर्स हैं वो फोन पे ही दवा पूछ लेते हैं, खा लेते हैं। ईश्वर की कृपा से इतनी बड़ी बीमारी कोई होती नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो दिन का मतलब क्या शेड्यूल रहता है? सुबह से निकलना पड़ता है? सुबह मैं 10 बजे अपने ऑफिस में बैठ जाता हूँ, अच्छा। पब्लिक से मिलता हूँ। 12 बजे फिर मैं क्षेत्र में निकल जाता हूँ। फिर रात में 10 से 11 बजे, 12 बजे तक मैं घर वापस आता हूँ। चुनाव के टाइम कितना ज्यादा बिजी रहता है? चुनाव के समय मैं 1-2 महीने घर नहीं आता हूँ। घर ही नहीं आते हैं? घर ही नहीं आता हूँ। तो मतलब क्या, मतलब ग्राउंड ही में गुफा करते हाँ, मैं ग्राउंड में रहता हूँ, फील्ड में रहता हूँ। उसी क्षेत्र में कहीं पर मेरे कुछ स्थान है, वहां मैं रुक जाता हूँ। फिर मैं सुबह से निकल जाता हूँ। रास्ते में ही मैं लंच करता हूँ, गाड़ी में ही मैं लंच करता हूँ। फिर रास्ते में कहीं डिनर कर लेता हूँ। पद यात्रा करता हूँ, एक दिन में 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। हैं? उसी में से मेरी वेट कंट्रोल हो जाता है। काफी जो है फिट भी इलेक्शन में ठीक हो जाता है। तो थोड़ा बहुत बढ़ता है, वो कम हो जाता है। चुनाव के टाइम किए गए ऐसे वादे बताइए जो आप कभी पूरे नहीं कर पाए और आपको बड़ा दुख होता है आज भी कि अगर आप और भी बढ़ते रहे तो जरूर पूरा करेंगे। कसक क्या है? देखिए, अभी मैं आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूं। हम्म, उसका एक कारण है। हम्म, मेरा आत्मबल जो इतना मजबूत है, उसका एक कारण यह है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। अभी तक क्षेत्र में मैंने जो भी वादे किए हैं वो मैंने पूरे किए हैं। तो कुछ अभी बचा नहीं है कि? मैं बता रहा हूं आपको। मैं जो मेरे यहाँ घाटमपुर जाने वाली साण से रोड थी, पहले टूटी हुई थी, वो हमने बनवा दी, बड़ी चौड़ी सड़क बन चुकी है। आज नरवल से साण डिफेंस कॉरिडोर 4 लेन बनने जा रही है, आज हम उसका पूजन करने जा रहे हैं। उसके अलावा हमारा डिफेंस कॉरिडोर बन करके तैयार हो चुका है। हमारी मंदना से बिठूर 4 लेन होने जा रही है। हमारी मंदना से टिकरा चौड़ीकरण रोड होने जा रही है। भौती से सुरार होते हुए दुलभुल चौड़ीकरण हो गया। भौती से भैला मऊ भीमसेन चौड़ीकरण हो गया। किसान नगर से बिधनू चौड़ीकरण रोड हो गई। हमारी रमाईपुर से सचेंडी चौड़ीकरण हो गई। सचेंडी से धर्मंगतपुर चौड़ीकरण हो गई। इतने मार्ग जो मूल, जिनको मैं लाइफ लाइन कहूंगा अपनी विधानसभा की, वो सब चौड़ीकरण हो चुकी हैं, रोडें बन चुकी हैं। देखिए, चुनाव में या किसी भी विधायक के व्यक्तित्व में विकास एक बहुत बड़ा मापदंड होता है। विकास के आधार पर विधायक के व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। और इसमें सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, ये मूलभूत विषय है। और मुझे लगता है दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि मेरे जितना काम, मेरे जितनी सड़कें, गांव गांव तक बिजली, गांव गांव तक हर घर जल, हर घर नल योजना हमने पहुंचाने का काम किया है। अब छोटे मोटे विषय का थोड़े बहुत रह गए होंगे, उनको भी मैं लगातार लगा रहता हूं, उनको भी दूर कर लूं। सोशल मीडिया पे आप लोग बहुत पॉपुलर रहते हैं, आपका मैंने देखा जो है प्रोफाइल वगैरह बड़े अच्छे से जो है आपकी जो भी टीम है मेंटेन करती है। क्यों इतना पॉपुलर रहते हैं, मतलब क्या बिजी क्यों रहते हैं वहाँ? देखिए, हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहता है हमारे नौजवान साथियों का, युवा। छोटे भाइयों का, बड़े भाइयों का, जो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा समर्थन करते रहते हैं। हो सकता है वो मेरे साथ गाड़ी में ना चल पाते हो सकता है रोज मेरे साथ पद यात्रा ना कर पाते हो सकता है रोज वो इतनी बड़ी विधानसभा मेरे साथ ना घूम पाते हो, लेकिन उनके हाथ में मोबाइल है। और जब भी वो मेरा कोई अभियान, मेरा कोई आंदोलन, मेरी कोई पोस्ट, मेरा कोई कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से देखते हैं, तो उसको वो लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, पोस्ट भी करते हैं।
और उस अभियान को और विस्तृत रूप देने का काम करते थे, उसको वायरल करने का काम तो सोशल मीडिया का कोई रोल है आपके जीतने में? सो बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। सोशल मीडिया तो मैं कहूंगा आज के दौर में लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है, जिसके माध्यम से आप जो आपके खिलाफ कोई भ्रामक खबर हो उसका आप सफाई दे सकते हैं, जो आपकी खबर किसी प्रभाव में रोकी जा रही हो उसको आप सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में जनप्रतिनिधि का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, आपके जो है कई सारे कमेंट्स वगैरह आते हैं, वैसे तो ज्यादातर पॉजिटिव थे, लेकिन कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स भी उठाते नहीं तो बताते हैं उनको, मैं हैं, उनका रिप्लाई नहीं आता, लेकिन ठीक नहीं, है। वो रिप्लाई उस पर नहीं आएगा, अच्छा, वो हमारे उसमें आएगा, हमारे वॉर रूम में उसको लिखा जाएगा, फिर हम उनसे संपर्क करके उस समस्या का निस्तारण करेंगे। तो जो ट्रैक करते हैं हाँ, वो ट्रैक करते हैं, हमारी पूरी टीम है, वो देखती है उसको। 2027 के लिए क्या तैयारियां हैं? 27 में बिल्कुल हम हर समय चुनावी मोड में, लोकतंत्र में चुनाव को हम युद्ध के रूप में देखते हैं और युद्ध के लिए हर समय तैयार है। एक बड़ा मीडिया वर्ग ये मानता है कि शायद 2027 वाले में अखिलेश जीत सकते हैं, क्या आपका ओपिनियन है? कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि अभी वो लोकसभा वाला। देखिए लोकसभा में वही मैंने आपसे कहा, एक भ्रामक खबर उन्होंने फैलाई थी। लोगों ने संविधान के नाम पर विपक्ष को वोट दिया था, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया था। लोग खासतौर पर दलित वर्ग, जिसकी वो पीडीए की बात कर रहे हैं, हाँ, देखिए वो कितने संकीर्ण हो चुके हैं। वो अपने आप को, उनके पिता को धरती पुत्र कहा जाता था, उनके पिता समाजवादी नेता कहे जाते थे, ये भी अपने आप को समाजवादी नेता कहते हैं। लेकिन आज ये जीत के लिए इतने लालायित हैं कि इन्होंने पीडीए जैसा फार्मूला लिया। पीडीए का मतलब तो आप समझते हैं ना? वो लोग अभी नहीं, पीडीए का मतलब कहते हैं कि पीड़ित, दुखी और ये सब नहीं, अब वो तो अब वही तो देखिए, ये जो उनकी चालाकी है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता कितनी समझदार है। आप जब सामान्य वर्ग के पास जाओगे तब कह दोगे पीड़ित, दुखी, और ए से क्या बोल रहे हैं? ए से जो है अगड़ा, दुखी, हाँ, अगड़ा, अगड़ा, ये कह रहे हैं। और जब पिछड़ों के बीच में जाते हैं तो कहते हैं पिछड़ित, दलित, पिछड़ा, और दलित अल्पसंख्यक बोलते हैं। ब्राह्मणों के बीच में जाते हैं तो कह देते हैं पंडित, पी से पंडित है, डी से दलित है, और फिर अल्पसंख्यक है। सच्चाई ये है, ये जो पीडीए का इनका फार्मूला है, जो पिछड़े की ये बात कर रहे हैं, पिछड़े में इन्होंने आज तक, इनका इतिहास है, 4 बार मुख्यमंत्री इनके मुख्य पिताजी और ये मिलकर के रहे। 4 बार में पिछड़ों के नाम पर इन्होंने केवल एक जात, एक बिरादरी, अपने समाज, यादव समाज का भला किया है। ये आरोप तो आप पे भी लगते हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं इसके बाद बताऊंगा, मेरी बात फिर उसके बाद मुझसे पूछेगा। जी जी। इन्होंने पिछड़े के नाम पर केवल एक जात का भला किया, नौकरियों में, राजनीति में। जब आप दलित की बात करते हैं कि आप दलितों का सम्मान करेंगे पीडीए के माध्यम से, तो आप वो दिन याद करिए जब गेस्ट हाउस में दलितों की नेता मायावती का चीरहरण हो रहा था, और यही जो अपने आप को दलितों के हिमायती बन रहे हैं, यही समाजवादी पार्टी की टीम उसमें शामिल थी। तब भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने उनकी इज्जत को बचाने का काम किया था। ये दलितों के हिमायती हैं। अब आ जाइए अल्पसंख्यक के लिए। आज ये 20 साल से अल्पसंख्यकों का ठेका लिए हुए हैं। आज बताइए, आज हम कहाँ जेल में हैं। अगर ये अल्पसंख्यकों के इतने बड़े हिमायती हैं तो क्यों नहीं किसी अल्पसंख्यक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं? क्यों नहीं किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं? असली में ये केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अच्छा, आपके हिसाब से बिल्कुल केवल परिवारवादी पार्टी है। अखिलेश जी परेशान थे अभी तक घर के झगड़े में। अब किसी तरह जब भारतीय जनता पार्टी ने इनको तोड़ करके केवल इटावा और सफाई तक सीमित कर दिया है, तब इन्होंने ये नया फार्मूला लाने का काम किया है। लेकिन सर, ये कुछ आप पे भी आरोप है कि जैसे आप पीडीए वाला कह रहे हैं, आप पे भी तो आरोप है कि आप हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं, सिर्फ जो है हिंदुओं को वो करते हैं। कौन? बटेंगे, कटेंगे, ये सब चीजें क्या है? ये बताइए, किसी भी सरकार हाँ। या किसी भी पार्टी की पहचान उसकी योजनाओं से होती है, उसकी नीतियों से होती है।
आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से केंद्र में है, 2017 से प्रदेश में है। आज अगर प्रधानमंत्री आवास आए तो अगड़े पिछड़े दलित हिंदू मुसलमान सबको दिए गए हैं। आज अगर ग्रामीण क्षेत्र को 18 घंटे बिजली मिल रही है तो अगड़े पिछड़े दलित हिंदू मुसलमान सबको मिल रही है। आज अगर राशन सबको दिया जा रहा है तो समाज के हर वर्ग को दिया जा रहा है। आज अगर हमें एक भी योजना आप प्रदेश और केंद्र की ऐसी बता दीजिए जिसमें पक्षपात होता हो। और मैं समाजवादी पार्टी का वो दौर आपको भी याद होगा कि उस दौर में थाने की भी पोस्टिंग जात देख करके दी जाती थी, सिपाहियों की भी भर्ती की जो सूची बनती थी वो शिवपाल चाचा बनाते थे और उसके बाद में वो जारी की जाती थी, जिसके अनेकों भ्रष्टाचार के प्रमाण यादव सिंह जैसे लोग भी बाद में जेल जाने का काम हुआ है। लेकिन अभी जैसे आरओ का पेपर लीक हुआ, काफी बड़ी इवेंट बनी और पूरा समस्या हुई, अपराध हुआ, हमने तो नहीं कहा कि नहीं हुआ, उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कार्रवाई लीक वाले तो जो पकड़े गए तो छोड़ दिए गए? नहीं नहीं, वो नहीं, अपराधी जो हुआ वो कोई नहीं छोड़ा, नहीं छोड़े गए, कोई नहीं छोड़ा गया। वो जो दोषी नहीं होगा वो छोड़ा गया होगा, लेकिन जो दोषी है वो जेल भी जाएगा, चार्जशीटेड भी होगा, उसके घर पे बुलडोजर भी चलेगा। योगी जी क्या जीरो टॉलरेंस है। एक आप बात बताइए, ये बटेंगे तो कटेंगे का क्या मतलब है? कौन नहीं, वो तो बटना नहीं अच्छी चाहिए? बात है ना, हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, हिंदू मुसलमान किसी को नहीं बटना चाहिए। अच्छा, तो ये इस संदर्भ में, इस संदर्भ में वो नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं है, वो सबके लिए है भाई, हिंदुओं के लिए भी है, मुस्लिमों के लिए भी। मुस्लिम वो मुस्लिम जो राष्ट्रवादी है, वो मुस्लिम जो एपीजे अब्दुल कलाम को मानता है, वो मुस्लिम जो अब्दुल हमीद को मानता है, वो मुस्लिम जो अब्दुल कलाम को मानता है, वो मुस्लिम जो कसाब को मानता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं जिनकी बात कर रहा था उनकी बटने की बात में। कसाब को मानने वाले मुसलमान जो भारत में हैं उनकी हमको कोई आवश्यकता नहीं। एक अभी लेटेस्ट में एक नारा चल रहा था जेएनयू में, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। दिल्ली में आपकी डबल इंजन की सरकार है, फिर भी क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और एक इतने बड़े वर्ग को इस तरह से टारगेट किया जाता है? जिसने ये नारा लगाया है, हाँ, अभी लेटेस्ट बात है, मैं बता रहा हूं आप, ये समाज में इस तरह के अराजक तत्व जो होते हैं उन पे चिन्हित किए जाते हैं, उन पे कार्रवाई होती है। लेकिन मैं एक समाज की विशेषता बता रहा हूं, जो इस तरह के नारे लगा करके समाज में उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, उनका हश्र। आपने बहन जी को देखा, एक समय बहन जी ने यही नारा लगाया था ना, बाद में क्या लगाया नारा? वो ब्रह्मा विष्णु महेश और पग हुआ लाजवाब। समाज के हर वर्ग को लेके सबको चलना पड़ेगा। तिलक तराजू और तलवार के भी आपको सम्मान करना पड़ेगा, दलित वर्ग का भी सम्मान करना पड़ेगा। लोग वो भी कह रहे हैं कि ब्राह्मणवादी आतंकवादी ब्राह्मण भारत वो मैंने आपसे क्या कहा, जो इस तरह के लोग हैं जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, एक्शन लेंगे कुछ आप? बिल्कुल होगा। देखिए, ये लोगों को एक्शन समाज लेता है। आज तक मुझे ऐसा व्यक्ति कोई बताइए जिसने समाज में विष घोल करके जो सफल हो गया हो। एक बात बताइए, अगर यही नारा जो है यादव दलित और मुस्लिम होता तो एकदम से दंगा टाइप की स्थिति ना बन जाती? कहाँ पर? अगर कहीं भी ये लगा दे तो ये देखिए, नारा, जो इस तरह के नारे लगाते हैं, ऐसा नहीं, समाज में हर तरह के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, दुखी लोग हैं, किसी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस तरह के जो लोग नारे लगाते हैं, सबसे बड़ा मापदंड लोकतंत्र में जनता होती है। जनता उनको चुनाव के माध्यम से जवाब दे देती है। तो अभी जैसे एक समय नारा तिलक तराजू और तलवार मायावती जी ने लगाया, मायावती जी ने उसकी कीमत चुकाई, सत्ता से दूर रही। आज अखिलेश जी पीडीए चिल्ला रहे हैं, इसकी आप कीमत आवाज भविष्य में आप इनका देखिएगा, ये कैसे चुकाएंगे? कभी समाज को तोड़ करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस देश को बनाने में दलितों का भी योगदान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भी योगदान है, पिछड़े वर्ग का भी योगदान है, सवर्णों का भी योगदान है, और सभी के योगदान से भारत देश बना है। इस विचार के साथ में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। 2 बार से आप लगातार विधायक हैं, आप क्या सांसद वगैरह बनना चाहते हैं, लोकसभा जाना चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। ये जिस कार्यकर्ता को क्या मौका दे दे, कौन क्या बन जाए, किसको क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ये भविष्य के गर्भ में है। बनना तो सब कुछ बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मैं केवल जनता की सेवा करना चाहता हूँ।
मुझे आप अपना लगे रहते हैं। मैं लगा रहता हूँ, मुझे जिस लायक पार्टी समझे कि वो काम देती जाएगी, मैं काम करता रहूंगा। अभी आप लेटेस्ट में योगी जी से मिलके आए हैं, उन्होंने भी फोटो डाली, आपने भी फोटो डाली। अभी देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक्चुअली एक एडुकेटर हूं, तो मेरे कई सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर इस टाइप के कुछ मुद्दे हों, जैसे एक यूपी ट्रिपल एससी आयोग बनाया था, ठीक है, आज की डेट में यूपी ट्रिपल एससी के कई सारे एग्जाम पेंडिंग हैं, सालों से उसमें एग्जाम हो नहीं रहे हैं, पीटी वाला हो नहीं रहा है, वैकेंसी उसकी निकल नहीं रही, क्लियर नहीं हो रही है। तो ये जो आयोग है, इसकी अगर मान लीजिए योगी जी से डायरेक्ट जो है कहा जाए कि कुछ, क्या ऐसा कुछ मेरी तो पॉसिबल मेरी तो एक सुझाव है आपको कि आप उस फील्ड से जुड़े हैं, बहुत से छात्र भी आपसे जुड़े होंगे। जी, बहुत छात्र सभी छात्रों को एक प्रतिनिधि मंडल के साथ में 10-5 लोगों के, और अपने बिंदुओं को, अपने समस्याओं को लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए। मिल पाएंगे वो? बिल्कुल मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, वो बहुत संवेदनशील हैं। और जब आप अपनी समस्या उनके समक्ष रखेंगे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, निश्चित रूप से उन समस्याओं का निराकरण वो करेंगे। यूपी पीसीएस में भी जो है वो सारी। देखिए 24 घंटे में हम्म। 18 से 20 घंटे काम करता है। तो सर स्टूडेंट का भी कुछ बिल्कुल होगा, एक बार- देखिए उनके पास जाइए ना, पर देखिए जा करके उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराइए, और निश्चित रूप से वो आपकी समस्याएं सुनेंगे, आपके छात्रों की समस्याएं सुनेंगे, उनका निराकरण करें। अभी बीच में जैसे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो काफी जो है कोशिश की गई उनसे मिलने की। मेरा मानना है देखिए, प्रोटेस्ट 2 तरह से होते हैं। एक होता है समस्या का प्रस्तुतिकरण और प्रस्तुतिकरण का तरीका, एक होता है समस्या के समाधान के लेके आगे बढ़ना। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसे आंदोलनों में राजनीतिक दल रोटियां सेकने लगते हैं, और लोग सार्थक बात ना करके उसको एक विवाद का विषय बना देते नहीं, लेकिन सर ये वाला जो लेटेस्ट प्रोटेस्ट था, ये प्योर स्टूडेंट हैं। मैं प्रोटेस्ट। प्योर स्टूडेंट का था, तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं स्टूडेंट के साथ हूँ। मैं भाजपा के विधायक होने के नाते भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, एक पूर्व छात्र होने के नाते भी ये बात कह रहा हूँ हाँ, कि छात्रों के लिए, मैं छात्रों की समस्या को समझ सकता हूँ, छात्रों की पीड़ा को समझ सकता हूँ, मैं छात्रों के साथ हूँ। छात्रों की बात को एक एक नैतिक तरीके से, एक अच्छे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा जाए, उसका निराकरण निकाला जाए। उसके लिए एक मैं तो कहूँगा एक कमेटी बना करके उस पर चर्चा होनी चाहिए। सर अगर आप कुछ मतलब इनिशिएटिव लें, निश्चित लेंगे, आप बताइएगा, हम जो होगा, आप अपना एक प्रस्तुतिकरण, एक ज्ञापन दीजिएगा, मैं उनको दूंगा, जा करके आपका समय कराऊंगा, आप मिलिए जा करके। अगर ऐसा हो जाए तो बिल्कुल। योगी जी से जरूर मिलना चाहेंगे। बिल्कुल। सर नेक्स्ट आते हैं, ये युवा नेताओं के लिए कुछ टिप देंगे आप इसमें ऊपर आ चुके हैं पॉलिटिक्स में आज, अगर जो नए नए। देखिए मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हम्म, आज के दौर में नेताओं का जो प्राथमिकता है, खासतौर पे युवा नेताओं की, वो सफल होना चाहते हैं। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, होना भी चाहिए। लेकिन केवल होल्डिंग, बैनर, पोस्टर से हम नेता नहीं बनेंगे। शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। किसी बड़े नेता की चापलूसी करके हम नेता नहीं बनेंगे। हमको कहीं ना कहीं हिस्ट्री पढ़नी होगी, हमको उन नेताओं के बारे में जानना होगा जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के बहुत कुछ संघर्ष किए। ना उन्हें विधायक बनना था, ना उन्हें सांसद बनना था, उसके बाद भी उन्होंने समाज के लिए बहुत सेवाएं दी, जेल का यात्रा की, अनेकों बार लाठी खाई। और वही मैं कहना चाह रहा हूं कि आज के दौर में खैर इतनी संकट नहीं है, लेकिन कम से कम जनता के बीच में जाएं, जनता के बीच में जाकर के उनकी मूलभूत समस्याओं को उठाएं, उनके लिए काम करें। और जब आप उनके लिए काम करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे, तो अपने आप आपके लिए उनके दिल में विश्वास पैदा हो जाएगा। तो क्या पॉलिटिक्स को एक करियर की तरह ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेना चाहिए। यूथ को पॉलिटिक्स से दूर नहीं जाना चाहिए, बट पॉलिटिक्स में अगर आप जनता की राजनीति करना चाहते हैं तो आपके लिए प्राथमिकता है, कंपलसरी है कि विश्वास। लेकिन एक वो भी बात है कि अगर पैसा नहीं है, आप जीत ही नहीं पाओगे, तो मतलब नहीं, पैसा ऐसा नहीं है, फिर भी पॉलिटिक्स में आना ऐसा चाहिए। नहीं। आप देखिए, जब जनता आपके साथ होती है तो पैसा समस्या नहीं होती है, फिर जनता आपको चुनाव लड़ाती है। मेरे कार्यक्रम बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हजारों लोग आते हैं, मुझसे कोई समोसा भी नहीं मांगता है, मुझसे एक लंच पैकेट भी नहीं मांगता है, मुझसे गाड़ी का डीजल भी नहीं मांगता है, गाड़ी का किराया भी नहीं मांगता है।
अभी आप कहेंगे मैं कल आए, जितने कहीं उतने लोग बुला लूंगा। तो इसके लिए सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करनी। सेवा करिए, उनके मन में ये भाव रहना चाहिए कि मेरे बुरे समय में हमारा जो ये भाई है हमारे साथ खड़ा रहेगा। कुछ सर ऐसे क्वेश्चंस मैं जरूर पूछना चाहूंगा, थोड़े से शायद आप असहज हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार उस पर जवाब दें। बिल्कुल। अभी योगी जी ने एक जैसे बयान दिया है कि युवाओं को तय करना पड़ेगा कि उन्हें कर्फ्यू चाहिए या कावड़, अगर युवा सिर्फ रोजगार चाहे तो। योगी जी ने बोला है अभी कि युवाओं को तय करना पड़ेगा उन्हें कर्फ्यू चाहिए या कावड़। देखिए, योगी जी ने जो ये कहा है कर्फ्यू से कभी भी रोजगार नहीं मिल सकता। अब आप कहेंगे कावड़ से भी नहीं मिल सकता। देखिए, कावड़ तभी निकल सकता है जब वातावरण प्रदेश का अच्छा होगा। तो जब वातावरण प्रदेश का अच्छा होगा तो एक तरफ कावड़ भी निकलेगा और एक तरफ रोजगार भी मिलेगा। तो मतलब इस रोजगार भी है। बिल्कुल है। अभी महाकुंभ हुआ, 70 करोड़ लोग आपके प्रदेश में आए, कैसे नहीं रोजगार मिला। उसी पे आते हैं सर, क्या वीवीआईपी कल्चर खत्म हो गया है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता पूरी तरह खत्म हो गया है। कुंभ में पूरा दिखा था। देखिए, ऐसा नहीं होता है। आप जो कह रहे हैं, जहां 70 करोड़ लोगों का आवागमन हुआ, प्रतिदिन जहां कोई सीमा नहीं है कि 2 करोड़ आदमी आ रहा है कि 4 करोड़ आदमी आ रहा है, बड़ा, बहुत बड़ी ठीक है। जनसंख्या रही। हर तरह के हमारे इस ये महाकुंभ केवल एक जिले को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। ये महाकुंभ केवल प्रदेश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, पूरे देश। ये महाकुंभ पूरे विश्व में हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें अनेकों हमारे अतिथि आए हुए थे, देश के भी थे विदेश के भी थे। और आप बताइए, अगर उनको यहाँ आने के बाद कोई ऐसा अनुभव हो या उनको कोई दिक्कत हो, तो ये भी तो हमारा आतिथ्य भी तो हमारे संस्कार में है ना। लेकिन सर आप एक बात बताइए, क्या भगवान के लिए भी कोई विशेष हो सकता है? देखिए, आप ये तो वही बात है कि चांद में आप दाल फोड़ रहे हैं। इतना बड़ा वीवीआईपी घाट बनाना, वो बनाना मजबूरी है। आप समझिए ना, आपके फॉरेन से इतने डेलीगेशंस आ रहे हैं, सर आप फॉरेन आ रहे हैं, चलिए मान सकते नहीं हैं, आप वही बनाए। लेकिन जो अधिकार आप गए थे, अपनी आप महाकुंभ में गए थे। सर मैंने कई सारी वीडियो देखी। आप मैं गया था, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं जहाँ जहाँ 100% अच्छा काम होता है तो 10-5% का हम लोग वायबिलिटी लेके चलते हैं। अच्छा, इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन आप उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने 2 महीने वहां रह करके, अपना घर छोड़ करके, भूखे प्यासे रह करके इतनी बड़े आयोजन को सफल बनाया। तो उनका अगर उन्होंने जा करके अपने घर परिवार के लोगों को स्पेशल स्नान कहीं करा दिया तो हम तो इसमें बुरा नहीं मानते। मैं आपके बीच में कह रहा हूँ। लेकिन उसी बीच में जैसे स्टैम्पेड की घटना भी हुई और कई सारे परिवार आज भी जो है उनको कोई ना ही कुछ मिला है। हमें आप ऐसे 2-4 परिवार बताइए। मीडिया में सर डेली आता रहता है। आप बताइए, भेजिए मेरे पास, व्हाट्सएप पे भेजिए। अगर ऐसे कुछ परिवार होंगे तो हम उनकी बात को पहुंचाएंगे वहां पर। देखिए, घटना हुई है, सच्चाई है। जो लोग घायल हुए, जो लोग मृतक हुए हैं, उनकी सूची जारी हुई है। उसके अतिरिक्त भी अगर कोई ऐसी बातें आ रही हैं तो आप बताइए। तो लोगों को बताना चाहिए। ये तो देखिए, विरोधियों का काम है बोलना। यही महाकुंभ था और कौन आयोजक था? पहले भी हुआ है। समाजवादी पार्टी में आयोजक कौन था? आजम खान। और कितनी संख्या आई थी? इससे तो कमी थी। ये तो इससे बहुत कम थी। ये तो कम थी। वो इसीलिए किया ही गया था कम, कि इसका महिमा मंडन ना हो इस आयोजन का। जैसे सर आपने ये कुंभ की बात की, 3 लाख करोड़ की जो है वो जीडीपी में जुड़ गई, लेकिन उस हिसाब से फिर 54,000 करोड़ का जीएसटी आना चाहिए था, लेकिन फरवरी का जो आंकड़ा आया वो सिर्फ 9,000 करोड़ का। तो पैसा तो मतलब सरकार को मिला नहीं। देखिए, अभी तो मार्च से भी बाकी है, उसका भी आंकड़ा आ जाए ना, दीजिए ना, वो फाइनल तो आंकड़ा आने दीजिए। नहीं, मैं देखा बाकायदा। अभी फाइनल आंकड़ा नहीं आया, फरवरी तक का आया है। हाँ, अभी मार्च तक का फाइनल आया। आप अच्छा ये बताइए जी, आप कानपुर में हैं, जिस समय महाकुंभ चल रहा था जी, कानपुर छोड़ दीजिए, औरैया तक के होटल फुल थे। हाँ बिल्कुल। एक गाड़ी किराए की गाड़ियां मिलना मुश्किल हो रही थी। चाय की दुकान वाले लाखों रुपए कमाए हैं।
होटल वाले, कमरे वाले जो जीवन में कभी जिन कमरों में कोई बैठा नहीं, वो होटल चल गए। हाँ, बहुत पैसे दिए। और बाहर के लोग, अन्य प्रदेशों के लोग आकर के उत्तर प्रदेश में आए। ये आंकड़ों की बाजीगरी मैं अभी इतना मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन में इतना बड़ा इजाफा हुआ है कि जिसकी कल्पना